हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप। लास्ट वीडियो थी सुजय सर की जिसमें केशवानंद भारती को डिस्कस किया गया था और शायद आप लोग को पता था कि छोटी सी जो उसकी सीरीज थी वो भी बची हुई रह गई थी, जो बताती है कि किस तरह से आईसी गोलकनाथ केस को चेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में। हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में क्या था आईसी गोलकनाथ केस, जानेंगे उससे रिलेटेड जितने भी पहले केस हुए थे, क्यों आया गोलकनाथ केस, सबकी हिस्ट्री सबको जानेंगे। इनको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, वो टाइम जो 1950, जिस समय हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका होता है तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज था इस गवर्नमेंट के सामने, याद रखना, इंडिया हमेशा सोशलिस्ट वेलफेयर के लिए काम कर रहा था, अपने समाज के लिए काम कर रहा था। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि जो एक जमींदारी सिस्टम आई थी 1993 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो जमींदारी सिस्टम थी उसने हमारे भारत में दो तरह के वर्गों को बॉर्न किया, जन्म दिया। एक वर्ग था जिसमें पूरा बड़ा सा एक वर्ग जिसमें कुछ लोगों के पास ही पूरी भारत की जमीन समेट कर रह गई थी, जिन्हें जमींदार कहा गया। और जो दूसरा पार्ट था जो गरीब तबका था, कहते हैं कि अपने इंडिया को जो कि कुछ चीज गिफ्ट में मिली थी ना, वो थी गरीबी। गरीबी के अलावा इंडिया को कुछ नहीं मिली थी। तो कहते हैं कि जो पूरा इंडिया था उसमें से कुछ लोग के पास पूरी जमीन बट के रह गई थी, जो जमींदार थे, और बाकी पूरा भारत गरीबी में मर रहा था। गवर्नमेंट चाहता था कि हम लोग इकोनॉमिकल जस्टिस करें, जो कि हमारे प्रीएम्बल और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों में लिखा हुआ है। लेकिन जमींदार थे जो कभी भी अपनी जमीन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, और जो दूसरे साइड थे गरीब थे, उनको जमीन देना कंपलसरी है, वरना कहीं से भी इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं दिखती है। बस लड़ाई शुरू होती है जमींदार और गरीबों के बीच में। सरकार हमेशा गरीबों के पक्ष में थी। इस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। 1950 जब गवर्नमेंट जमींदारों की जमीन छीन कर गरीबों को दे रही होती है, उस समय सारे जमींदार जाकर पहुंच जाते हैं कोर्ट पर। 1951 सभी लोग कोर्ट पे पहुंचते हैं, और जिसमें सबसे फेमस वर्डिक्ट था कामेश्वर प्रसाद सिंह का था, जिसमें कहा कि कामेश्वर प्रसाद एक बहुत बड़े जमींदार थे। वो कह रहे थे कि मैं अपनी जमीन को कभी भी गरीबों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। पूछा गया रीजन, तो उन्होंने रीजन बताया कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का F एंड आर्टिकल 31, और उसके बेस पर उन्होंने केस फाइट किया और केस जीते, और कहा गया कि फंडामेंटल राइट को इतनी आसानी से लिया नहीं जा सकता है। ये छोटा सा वर्डिक्ट था। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही है। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क बनाते हुए, बेस बनाते हुए उन्होंने ये वर्डिक्ट दे दिया। अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, और लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार चेंजमेंट किया जाता है, जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 कहा गया। इसमें से गवर्नमेंट ने जो ऐड किया, एक्चुअली चेंज तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन जो मैं बेसिक जो यहां से लिंक कर रहे हैं उनको अगर हम लोग देखें तो पहले तो ऐड किया था 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया था, जिसको हम लोग लैंड रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं, और इसे ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि कहा गया कि जो चीजें इस पर लिख दी जाएंगी वो कभी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। देखो, गवर्नमेंट की मंशाएं साफ है कि उन्होंने सारी लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, और जितनी जमींदार है उनकी जमीन छीनकर गरीबों को दिया जा सके। और अगर हमें कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कोई भी जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, उनको एक्वायर कर लें, उन पर डैम बनाए, सड़कें बनाए, आर्मी को दे, तो ये कंपलसरी था। तो 9th शेड्यूल बनाया गया, और 9th शेड्यूल पर एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी गई, वीकर किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। 19F और 31 को वीकर किया गया, 31 का A एंड 31 के B को बनाया गया। कहा गया कि हर जगह 19 का F एंड 31 दोनों क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट पावर नहीं रहेगी, और इन्हें क्या किया था, डाइल्यूट किया सकता है। कुछ कंडीशन लिख दी गई। बस पूरे जो लड़ाई के जड़ थे वो यहीं से स्टार्ट होता है। और इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडिया आने के बाद पूरे जो बिहार में भी सबकी जमीन छीनी जा रही थी, सारे बिहार की जमींदार इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद एक
केस फाइल करते हैं, जिसे आज हम लोग शंकरी प्रसाद केस के नाम जानते हैं। शंकरी प्रसाद जो केस था, उस केस में सरकार के जो कोर्ट थी उसके रुख थोड़ा सा गवर्नमेंट के सपोर्ट में होते हैं। वर्डिक्ट देते हैं शंकरी प्रसाद में कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट को चेंज किया सकता है, और हमें नीड पड़ी मतलब सोशल वेलफेयर के लिए हम लोग फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, और जो जमीन है जमींदारों से लेकर जो गरीब जनता है उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। बात और आगे बढ़ती है, बात आगे बढ़ती है, हर जगह जीरो लैंड पॉलिसी आ रही होती है, सबको जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। गवर्नमेंट भी अपने अमेंडमेंट एक्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है, जिसमें से कि बहुत सारा रीजन जो आपका पंजाब का था और जो बिहार का था वो बड़े जमींदारों से लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बात पहुंची पंजाब में। पंजाब में एक पर्सन थे, एक फैमिली थी पूरी, आईसी गोलकनाथ फैमिली, गोलकनाथ फैमिली जिसे कहते हैं। उनके पास एक फार्म हाउस था जो कि 500 एकड़ में था, और जो 500 एकड़ का पूरा एक फार्म हाउस को गवर्नमेंट एक्वायर करती है, 40 एकड़ देने की बात कहती है गोलकनाथ फैमिली इसको, और बाकी एक्वायर करके डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कहती है। गोलकनाथ पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट में उस समय आपने बहुत फेमस पालकी वाला, जिसका नाम सुना ही होगा, नानी पालकी वाला, वो जज में बैठे हुए होते हैं और अपने साथ 11 जजों की बेंच लेती है। उस समय तक के 1967 की बात बता रहा हूं, उस समय तक की अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। याद होगा शायद सबसे बड़ी बेंच आपके अभी केशवानंद भारती केस में बैठी थी, जिस पर 13 जजेस बैठे हुए थे, और यहां पर 11 जजेस बैठे हुए थे। पालकी पालकी वाला केस की हियरिंग कर रहे होते हैं, जजमेंट का समय होता है। जजमेंट में अगर बात करेंगे, जो गोलकनाथ थे वो बिल्कुल 2 ही चीजें लेके गए थे कोर्ट के पास। नंबर 1 जो था वो 19 का F और एक 30, और कहा था दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, और इनको छीना नहीं सकता। वो कहना चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट तो है ही, और नेचुरल राइट्स भी हमारे, क्योंकि अभी तक नेचुरल राइट को कोई भी छीन नहीं सकता, सेम फंडामेंटल राइट भी बिहेव करेंगे नेचुरल राइट की तरह, तो इनको भी छीनना इम्पॉसिबल है। पालकी वाला ने सारी बातों को सुना, सबके जजमेंट सुने, और उन्होंने खुद का वर्डिक्ट सुनाया। अभी तक जो पीछे शंकरी प्रसाद केस में था उसमें कहा गया था फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, बट सेम यहां पर उनको उलट दिया, खत्म कर दिए सारे वर्डिक्ट्स को, और कहा फंडामेंटल राइट्स कान बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट को चेंज ही नहीं किया सकता है। और इसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने बोली, कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, पार्लियामेंट नहीं थी। तो यहां पर कहा कि हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो हमें फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया सके। फिर उन्होंने 368 जहां पे रूल और रेगुलेशन की बात की गई है, कहा गया कि वो भी चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है। पार्लियामेंट तो चेंज कर नहीं सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फ्रेमवर्क होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना चाहिए। यही सब जजमेंट वहां पर आ रहे थे, और कुछ जजमेंट आए कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी नल एंड वाइड कर देना चाहिए। और कहा गया पार्लियामेंट लॉ तो बना सकती है, बट पार्लियामेंट के पास एक पॉइंट में जाके वो उसको वॉयलेट नहीं कर सकती है, जिसे बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर को अगर कहीं पर देखा गया था वो यहीं पर था, जहां पर पालकी वाला अपने केस को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो कहा गया पार्लियामेंट सुपीरियर नहीं है, और शायद आप लोगों ने सुना होगा इसके बाद 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, जहां पे इसको पार्लियामेंट फिर से वॉयलेट करती है और अपने आप को सुप्रीम बताती है। तो मैंने यहां पर जो ये अलग आईसी गोलकनाथ वर्डिक्ट था, इसमें ये इंपॉर्टेंट जजमेंट बताएं, और एक जजमेंट में और बात आके रुकती है, कौन सी? फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेड और नॉट अमेंडेड। आपने केशवानंद भारती तो देख ही लिया होगा, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड सेम लाइक एज अदर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में जाकर 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, और फंडामेंटल राइट को पहली बार चेंज कर दिया था। और फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी 19F एंड 31 दोनों को खत्म कर दिया जाता है। तो यहां से एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या सोशल वेलफेयर के लिए हम लोग या इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए हम लोग किसी बड़ी लैंड को किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते? तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। क्या आज भी हमारे देश में कुछ ऐसा ही चल रहा है क्या
कि हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी कुछ लोगों के पास सीमित होकर रह चुकी है और आज हमारे यहाँ जो अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। तो क्या फिर से इकोनॉमिकल जस्टिस है या नहीं है, या सोशल जस्टिस है या नहीं है, जो हमारी प्रियम्बल बात करता है? तो क्या प्रियम्बल आज के डेट में रिलीवेंट रह गया है या नहीं रह गया? हमारा डीपीएसपी इतना रिलीवेंट है या नहीं है? अगर आप सोशल प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं इन सब बारे में, और मैं आपके इन कमेंट्स को रीड करूंगा। और क्लैट प्रेप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।